वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12th की बात करेंगे इस वीडियो में हम। आर्ट्स की बात करेंगे और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम मानव अधिवास के पढ़ रहे थे। पाठ संख्या 6 हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में मानव अधिवास के अंतर्गत जो ग्रामीण अधिवास है उसके 4 प्रकार के बारे में लिखा था। तो हमने ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत सबसे पहले लिखा था सघन, या कह सकते हैं इसको गुच्छित अधिवास। इसके अलावा हमने दूसरा लिखा था प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, और 3 नंबर में लिखा था मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास, ये जो मैं अधिवास आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि ये सभी ग्रामीण अधिवास में शामिल है। और 4 नंबर जो हमारा अधिवास था वो था पल्ली अधिवास। ये जो 4 अधिवास है वो कौन से अधिवास हैं? ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास मतलब गांवों के जो किस प्रकार से अधिवास रहते हैं वो हमें समझना है। ठीक, तो अपने सबसे पहले एक विस्तार से बात करते हैं। 1 नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सघन या गुच्छित अधिवास की। तो सघन या गुच्छित अधिवास, अब समझना है कि सघन या गुच्छित अधिवास क्या है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको शब्दों का नॉलेज है तो आप सघन का या गुच्छित का मतलब समझ सकते हो। क्या मतलब होता है सघन या गुच्छित? सघन का मतलब क्या होता है? ये कहना कि घना जंगल है, ये सब सुना होगा आपने, घना मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वो घना जंगल होता है। ठीक है, पेड़ पौधे अगर ज़्यादा हैं तो। सघन मतलब जहाँ पर ज़्यादा घर हैं। जैसे मान लो अंगूर के बहुत सारे, एक शाखा पर बहुत सारे अंगूर हैं, तो हम बोलेंगे तो अंगूर का गुच्छा है। मतलब गुच्छित का मतलब क्या हुआ कि भी पास पास में घर बने हुए हैं। अब इसके 2-3 नाम आपको ध्यान रखना है कि भी सघन या गुच्छित अधिवास के और क्या क्या नाम है। तो इसको हम पुंजित अधिवास भी कहते हैं, इसको हम सहंत अधिवास भी कहते हैं, इसी को हम सकेंद्रित अधिवास भी कहते हैं, और इसी को आपको ध्यान रखना है कि संकुलित अधिवास भी कहते हैं। ये इनके नाम है, इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो सघन या गुच्छित अधिवास हैं, उसमें से मैंने आपको बताया कि इनके जो और नाम हैं, जिसमें पुंजित अधिवास, सहंत अधिवास और संकेंद्रित के अलावा संकुलित अधिवास भी है। देखिए, इस बात को सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो गांव हैं जिसमें घर हैं वो ज़्यादा एक जगह पर हैं, सघन रूप से बसे हुए हैं, एक मतलब पास पास में घर है। एक पुंज मतलब क्या होता है? सब एक जगह पर बहुत सारी जो किरणें निकलती है एक स्थान से। ठीक है, सब केंद्रित नहीं, सभी एक जगह पर केंद्रित हैं, सभी एक ही जगह पर भीड़ भाड़ है, बसे हुए हैं। वो आपका होगा कौन सा? सघन या गुच्छित अधिवास। तो ग्रामीण अधिवासों में क्या होता है? कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसे गांव भी होते हैं, गांव ऐसी ग्रामीण बस्तियां होती हैं जहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे घर हैं। हम कह सकते हैं वो सघन है, इसलिए तो इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सघन ग्रामीण अधिवास हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं। हाँ, बहुत सारे घर होते हैं एक ही स्थान पर, लोग भीड़ भाड़ के रूप में। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जिस जगह पर रह रहे हैं
वहाँ पर जो ज़मीन है वो उपजाऊपन होगी। तो दरअसल इसका जो कारण है कि ज़मीन उपजाऊपन है और जिस स्थान पर रह रहे हैं वो मैदानी भाग होगा, मैदानी भागों में रहते हैं। जैसे एक बात समझो कि मान लो एक पहाड़ है और एक समतल स्थान है। सिंपल सी बात है, दोनों में से लोग ज़्यादा कहाँ रहेंगे? समतल पर रहना पसंद करेंगे या पहाड़ों पर? जहाँ पर खतरा है, जहाँ पर हम कह सकते हैं ज़मीन उपजाऊपन नहीं है, तो फिर ये लोग पहाड़ों पर तो कम ही रहते हैं। एक घर यहाँ है पहाड़ों पर, दूसरा यहाँ है। और मैदान में जहाँ पर ज़मीन उपजाऊपन है, खेत हैं, ज़मीन पानी है और समतल ज़मीन है, तो लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। जैसे भारत में एक उदाहरण की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर आप सभी जानते हैं गंगा का मैदान पाया जाता है। यूपी के अंदर समतल ज़मीन ज़्यादा है, मैदान क्षेत्र हैं और नदियाँ हैं, पानी कमी नहीं है, ज़मीन उपजाऊपन है, जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा पानी, नदियाँ बहती हैं तो खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। इसलिए यूपी में ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि समतल ज़मीन है, पानी है, ज़मीन उपजाऊपन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर सघन या गुचित आदिवासी ग्रामीणों में, वहाँ ज़मीन उपजाऊपन होगी। मैदान भाग है इसलिए, और मैदानी भाग के अलावा ज़मीन कैसी है? समतल है। ठीक है, और इसके अलावा और कौन से कारक हो सकते हैं? हाँ, वहाँ पर पर्याप्त पानी भी होगा। क्या होगा? पर्याप्त पानी भी होगा, तभी तो वहाँ लोग रह पाएंगे, तभी तो वहाँ पर लोग रह पाएंगे। और इस प्रकार का जो अधिवास होता है उसमें घर क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। उसमें जो घर हैं वो बहुत सारे पास पास में होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, और सिंपल सी बात है कि उसे हम कह सकते हैं कि ये गुचित अधिवास। ठीक है, तो जहाँ घर पास पास में है, जहाँ पर घर क्या है? पास पास में है, तो सिंपल सी बात है कि वो आपका जो होगा वो गुचित अधिवास होगा। और सिंपल सी बात है कि ये जो गांव होगा वो ज़्यादा उसमें घर होंगे, और हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने के लिए ज़्यादा लोग रहेंगे, तो सड़कों का निर्माण भी होता होगा। तो आसान पहुँच के लिए इनके साथ सड़कों का कह सकते हैं निर्माण होता है। आवासों के साथ साथ विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक स्थल भी बने होते हैं, कि जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनकी सुविधाएं भी होगी, उनके लिए सड़कों की भी सुविधाएं होगी, इस गांव में जाने के लिए पक्की सड़क भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्कूल भी होगी। क्या होगी? स्कूल भी होगी। ठीक है, धार्मिक स्थल भी होंगे, मंदिर वगैरह, मस्जिद भी होंगे, सामाजिक स्थल भी होंगे। तो इस प्रकार से जो अब अधिवास होते हैं, सघन गुचित अधिवास, जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर विशेषताओं देखें तो यहाँ उपजाऊ ज़मीन होती हैं, समतल मैदान होते हैं, पानी की सुविधाएं होती हैं, घर पास पास में होते हैं, गांवों तक पहुँचने के लिए सड़कें की सुविधाएं होती हैं। गांव के अंदर घर या आवास पास पास में होने के अलावा इस स्थान पर इस प्रकार के सघन अधिवास के अंदर विद्यालय, सामाजिक स्थल और धार्मिक स्थल भी होते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह भी होते हैं। ये इस प्रकार का अधिवास अगर आपको नजर आए तो आप बोलेंगे वो सघन अधिवास है। इस प्रकार का कोई गांव है जहाँ पर ये सारी सुविधा है, इस प्रकार का गांव जहाँ पर ज़्यादा घर है एक स्थान पर, तो आप बोलेंगे वो सघन अधिवास है ग्रामीण का। तो ये सघन अधिवास की बात होगी पूरी। अब इसकी हम विशेषता देखेंगे, इसकी सामान्य बात। अब इसकी एक विशेषता देख लेते हैं अपन। ठीक, तो अपन बात करते हैं विशेषता किसकी? सघन जो अधिवास हैं उनकी विशेषता की बात करते हैं। सघन या गुचित अधिवास, ये क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया आराम से, नाम से ही पता लग जाएगा क्या सिस्टम है। सघन का मतलब समझ क्यों, घर पास पास में। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर उस विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं तो
सबसे पहले विशेषताओं की बात करते हैं। 1 नंबर, सबसे पहले 1 नंबर अगर देखें तो इस स्थानों पर जो अधिवास है इस प्रकार के, जहाँ पर जो खेत होते हैं, अगर उन खेतों की बात करें तो वो खेत समतल स्थान पर होते हैं। और उन समतल स्थान पर खेत होने के बाद अगर हम देखें तो दूसरी विशेषता ये भी है कि यहाँ पर पानी की सुविधा होती है। तो जहाँ खेत सही है, पानी की सुविधा है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर लोग कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे और सघन जो गांव है वो यहाँ पर रहेगा। और हम इसको कह सकते हैं कि गुचित अधिवास का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो मैंने आपको जो पहली विशेषता बताई है कि सघन अधिवास क्या होता है, तो अधिवास प्राय सिंपल सी बात है खेतों के मध्य किसी ऊंचे या बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। तो ये जो इस प्रकार का सघन अधिवास होता है वो ऊंचे भूभाग पर नहीं होता है, ठीक है, या जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ये किसी समतल या जमीन पर होता है, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी विशेषता की बात करें तो इस प्रकार के अधिवास में जो घर होते हैं वो पास पास में होते हैं। तो सभी जो आवास हैं या जो घर हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। और तीसरी विशेषता अगर आपको बताएं तो जितने भी आवास हैं यहाँ पर सभी आवास वो एक ही स्थान पर संकेंद्रित होते हैं और बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। तो तीसरी विशेषता है कि जितने भी आवास हैं वो सभी एक ही स्थान पर संकेंद्रित रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये एक गांव है तो सारे एक जगह पर घर यहाँ एक जगह पर ही है और बाहर से कोई आक्रमण हुआ तो सब मिल करके इसका मुकाबला करते हैं, एक जगह पर केंद्रित हैं बीच में जहाँ से सुरक्षा हो सके इनकी। ठीक, 4 नंबर अगर विशेषता देखें अपन तो सामाजिक जो प्रगाढ़ता होने के, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। तो इस जगह पर क्या होता है कि जो समाज है उस समाज में हम देखें तो बड़े बुजुर्गों के सम्मान के साथ में उनके बातों मानते हुए यहाँ पर लोग हैं वो अपने कह सकते हैं कि सुख दुख में साथ देते हैं, ठीक है, सुख दुख में सहभागी रहते हैं। इस प्रकार के अधिवास में गाँव में साथ में मिलकर रह रहे हैं, सामाजिक परंपरा से साथ में मिल करके एक जैसे दूसरों के सुख दुख में भाग लेते हैं। तो ये विशेषता इसकी है। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ जो आवासों की संख्या हो सकती है या जो आवास होते हैं उनकी जो संख्या है वो 40-50 से लगाकर सैकड़ों तक हो सकती हैं, सैकड़ों तक आवास हो सकता है। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आवास हैं वो 40-50 से सैकड़ों तक हो सकता है। और 6 नंबर जो इसकी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो जनसंख्या होती है वो डिपेंड करती है वहाँ के संसाधनों पर। तो अक्सर ये हो सकता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो 500 से 1000 या उससे अधिक हो सकते हैं और वो होगा उस स्थान पर रहने वाले लोगों के पास में कितने संसाधन हैं, वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता कितनी है। तो ये विशेषता ध्यान रखनी है, कौन कौन सी विशेषता जो मैंने आपको बताई है सघन या घोषित अधिवासों की। पहली विशेषता आपको पता होनी चाहिए, पहली विशेषता की बात करें तो इस प्रकार के अधिवास किसी ऊंचे या बाढ़ वाले भूभाग पर नहीं होते हैं, सुरक्षित स्थान पर होते हैं। दूसरी विशेषता ये ध्यान रखनी है कि इसमें आवास पास पास में होते हैं। तीसरी विशेषता ये ध्यान रखनी है कि सभी आवास एक जगह पर केंद्रित रहते हैं और बाहर के आक्रमण को मिलकर मुकाबला करते हैं। और चौथी विशेषता ये है कि समाज के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान के साथ में, प्रगाढ़ता के साथ में एक दूसरे का दुख सुख में भाग लेते हैं। पांचवी विशेषता है कि यहाँ पर 40-50 से सैकड़ों तक लोग हो सकते हैं। छठवीं ये ध्यान रखने कि यहाँ पर संसाधनों के आधार पर 500 या 1000 से भी अधिक लोग हो सकते हैं इस स्थान पर।
तो ये विशेषता आपको ध्यान करनी है। और इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो नदियों के पास में उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। और भारत में अगर बात करें तो जो गंगा सतलज का जो मैदान है, गंगा सतलज का जो मैदान है वहाँ पर इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि सघन या घोषित अधिवास है। इसके अलावा जो मालवा का पठार है, मालवा का जो पठार है वहाँ पर सघन है। और जो नर्मदा घाटी है, ध्यान रखना कि वहाँ पर भी सघन या घोषित अधिवास है। और राजस्थान में जो भी मैदानी भाग हैं, हम बात करें राजस्थानी जो मैदानी भाग हैं या राजस्थान का जो मैदानी भाग है, वहाँ पर भी इस प्रकार के सघन या घोषित अधिवास हमें मिलते हैं। तो कहाँ सघन अधिवास हैं, ग्रामीण सघन अधिवास, तो ये भारत में वो हैं गंगा सतलज मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा नदी, राजस्थान का मैदान। और इसकी विशेषता हमने देख ली। सघन घोषित अधिवास क्या होता है, सिंपल सी बात हमने इसकी कर ली। अब बात करते हैं 2 नंबर, अपन दूसरे प्रकार के जो अधिवास की बात करते हैं वो पढ़ेंगे हम प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास क्या होते हैं। देखो, इस प्रकार के अधिवास में क्या होता है कि जो हम देखते हैं आवास हैं वो दूर दूर होते हैं। ये अधिवास क्या होता है कि इसमें जो घर हैं वो एक एक अलग अलग दूर दूर स्थानों पर होते हैं। ठीक है, इसमें जो घर हैं वो एक एक स्थान पर दूर दूर होते हैं। ये होता है, आप कह सकते हैं कि एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि घर दूर दूर होते हैं। तो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास में क्या होते हैं, घर चित्रे वित्रे मतलब बिखरे हुए होते हैं घर, सिंपल सी बात है। इसमें जो आवास है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। और ये जो होते हैं ये आपस में इनकी ज़मीन होती हैं, जब हम कह सकते हैं खेत में जो होते हैं ना कि भाई अपने अपने खेत में घर बने हुए हैं, अपने अपने खेत के अंदर घर जो बने हुए हैं, वो सभी ध्यान रखना है कि इसमें प्रकीर्ण में शामिल है। दूर दूर ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम वो खेती कर रहे हैं वहीं उसी स्थान पर उनका घर बना हुआ है दूर दूर। ठीक है, तो एकाकी का मतलब क्या होता है कि एक एक अलग अलग। प्रकीर्ण का मतलब होता है फैला, अलग अलग, बिखरे हुए। प्रकीर्ण का मतलब बिखरा हुआ जो भाग होता है वो अलग अलग। तो सिंपल सी बात है कि इस प्रकार के आप आराम से समझ सकते हैं कि एकाकी अधिवास क्या होते हैं। जैसे अपने अपने खेत में जो घर होते हैं, एक अपने खेत में घर बनाया, फिर एक व्यक्ति ने अपने खेत में, तो खेत अलग दूर दूर होते हैं, अपने अलग अलग घर होते हैं, तो वो सिंपल सी बात है कि इसमें एकाकी अधिवास में शामिल है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि इसमें जो आवास होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। आवास क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसमें जो आवास हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो इसमें व्यक्ति एकाकी रूप में रहता है कि वो अपने घर में रहता है, ये व्यक्ति अपने घर में रहता है, ये व्यक्ति अपने घर में रहता है। तो एक एक रूप में, मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने एक एक आवास रूप में रहता है। जैसे मान लो ऐसा तो है नहीं कि घर अलग अलग बने हुए और एक स्थान पर रह रहे, कि सभी रात को हम कह सकते हैं कि जब भी खाना खाना हो तो एक स्थान पर आ जाते हैं, या एक स्थान पर ही वो पानी भरते हैं एक जगह पर। ऐसा तो है नहीं, इन सब का अपना अलग घर होता है। वो एक एक समूह, एक एक रूप में अलग अलग रहते हैं। तीसरी विशेषता देखें तो ये जो व्यक्ति यहाँ पर एकाकी रूप में रहता है, उसे आसपास से कोई मतलब नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है।
ठीक है। तो एकाकी जो हम कहते हैं कि अधिवास है, उसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है, उन जो दूसरों से कोई खास मतलब नहीं रखता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि लोगों के बीच में जो संयोग की जो भावना है, जैसे हमने देखा था कि भी जो सघन अधिवास है वहाँ तो लोग आपस में दुख सुख में भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि आपस में जो सहयोग की जो भावना है वो यहाँ कम दिखाई देती है हमें। तो सहयोग की जो भावना है वो कम होती है। क्या होती है? कम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सहयोग की भावना क्या होती है यहाँ पर? कम होती है। और 5 नंबर अगर इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कृषि में काम कर रही है, जो खेती का जो काम यहाँ पर जो कर रहे हैं, वो खेती में काम करने वाली जो जातियाँ हैं, खेती में संलग्न जातियाँ हैं, उनमें क्या होता है कि ऊंच नीच की भावना होती है। तो कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है, भावना होती है। ठीक है, मतलब आपस में ये रहता है कि भी ये मैं खेत में नहीं आया, ऊंच नीच का जो भावना है कि वो ऐसा वो दूसरा वो, इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब सहयोग की भावना ही नहीं है तो आपस में फिर किस प्रकार की भावना होगी? ऊंच नीच की भावना होगी, वो यहाँ हमें देखा जाती है। अब दूसरों रूप से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उसमें व्यक्ति अपना जीवन है वो स्वतंत्र रूप से यापन करता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।